हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ा था, और उस डिटरमाइनर्स में पहला जो पार्ट था वो सम और एनी और नॉट एनी से रिलेटेड था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको देखा है, पसंद भी किया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, इससे पहले भी मैंने किया था, आज फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, आखिर तक देखें, आखिर तक बने रहें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो पाए। अदरवाइज़ यू कैन नॉट गेट एनीथिंग, वरना फिर आपको कोई नफ़ा नहीं होने वाला। सो नाउ लुक एट हियर, वी आर गोइंग टू प्रोसीड। आज हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स का दूसरा पार्ट है मैनी, मच, अब लॉट ऑफ, उसी से रिलेटेड है। मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, ये तीनों का इस्तेमाल एक बड़ी क्वांटिटी को बताने के लिए या ज़्यादा बड़ी मकदार को बताने के लिए किया जाता है। मैनी का इस्तेमाल और मच का इस्तेमाल और अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल ज़्यादा तादाद को, बड़ी तादाद को बताने के लिए किया जाता है। रिपीट इट। सो मैनी इज़ यूज विथ काउंटेबल। मैनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल के साथ करते हैं और मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। ठीक है, मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल के साथ अब देख लें, सेंटेंस में है सी डजंट हैव मैनी बुक्स। बुक्स क्या है? बुक्स ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए मैनी का इस्तेमाल किए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में है सी डजंट हैव मच मनी इन हर पर्स। सो मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, सो इसलिए मच का इस्तेमाल किए। अच्छा, एक इस नोट में लिखा है मच एंड मैनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। मच का और मैनी का इस्तेमाल नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में करते हैं। आई होप अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं अ लॉट ऑफ की तरफ। अ लॉट ऑफ इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल हम काउंटेबल के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी करते हैं। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर शी हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर इन हर किचन। शुगर क्या है? ये अनकाउंटेबल है। अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल क्यों किए? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ और भी सेंटेंस है। हाउ मेनी टोमेटोज़ डू यू हैव? सो टोमेटोज़ क्या है? ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल? जी, काउंटेबल है, इसलिए हमने मैनी का इस्तेमाल किया। और मैंने बताया था क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक सेंटेंस में, इनकारिया जुमले में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी मच का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और मैनी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैनी क्या है? ये काउंटेबल के लिए है, टोमेटोज़। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ मच चीज़ इज़ देयर इन द फ्रिज। सो चीज़ पनीर क्या कहते हैं? पनीर अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हमने यहाँ मच का इस्तेमाल किया है। समझ में आ गई बात? उसी तरह देयर इज़ नॉट मच चीज़ इन द फ्रिज। सो चीज़ अनकाउंटेबल, इसलिए मच का इस्तेमाल। और दोनों में ही मच और मैनी का इस्तेमाल हम नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में करते हैं। नेक्स्ट वन हम थर्ड में देखेंगे, वी हैव लॉट ऑफ टोमेटोज़। लॉट ऑफ टोमेटोज़, टोमेटोज़ तो काउंटेबल है, अफर्मेटिव, इसलिए हमने इसको लॉट ऑफ का इस्तेमाल किया यहाँ पर। और देयर वॉज अ लॉट ऑफ चीज़ इन द फ्रिज। चीज़ अनकाउंटेबल है, लेकिन अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात हुई। अफर्मेटिव में अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम मच और मोर का इस्तेमाल करते हैं। मच का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल के साथ करेंगे, मोर का इस्तेमाल हम काउंटेबल के साथ करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आते हैं। ये क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मैनी, मच और लॉट ऑफ। तीनों में से जो आपको सुटेबल लगता है आप उसको फिल करें, और इसका आंसर जो है आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि मैं इसको चेक कर पाऊँ और उसको करेक्ट करके आपको इन्फॉर्म करूँ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लिसनिंग एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट का इसलिए इस्तेमाल है ताकि आपको लिसन करना आ जाए, और सही वर्ड जब सुनेंगे तो सही बोलेंगे भी। ठीक है, सो इट्स अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी। हियर यू विल लिसन ओनली 2 or 3 minutes वीडियो, दैट्स ऑल्सो वेरी informative and having good communication skill. You can understand here how to express our feelings, how to express the words. Okay, and the pronunciation also we can understand here by watching the videos. So I hope you will not skip the video, try to listen it. Thank you. Listen, this it is here. As soon as you enter your grave, the grave will squeeze you. That squeeze could be a welcome back home hug, or it could be a squeeze that will break every bone in your body. But it will squeeze you. May Allah make it easy on us. The grave is dark.
very dark, and you are afraid. And at that moment, brothers and sisters, the two ugliest creations of Allah, called Munkar and Nakir, they will walk into your grave. They will sit you up. These angels, Allah had created in a very frightening form. Child. They will sit you up and they will ask you questions. When they sit you up, I want you to feel your heart racing because you will be terrified. And with their voices like thunder and their eyes like lightning, they will ask you, who is your Lord? Who did you submit to? The mu'min will say, my Lord is Allah. They will ask, what is your way of life? The mu'min will say, my way of life is Islam, is submission to Allah. And what do you say about the man that was sent to you? You will say, he is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And they will say, sadaqt. You have said the truth, and they will order the grave to widen, and this grave will turn into a garden of paradise. On the other side, may Allah protect us. They will sit you up. They will ask the same questions. The person will not be able to answer. They will say, I don't know. What's your way of life? I don't know. They said, in another hadith, they said we should submit. They said. And the angel will say, Kadhabt, you have lied. You don't know anything. And they will order the grave to become a pit of hellfire. And the grave will start burning till the day of judgment. So I hope you have enjoyed the video and understood most of the matters, pronunciation also. Let's proceed to the next part of the lesson. That's a translation part. यहाँ पर हम जो है विल और शेल के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में हमने विल और शेल को पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस में. आज हम इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझेंगे. वो रूल बिल्कुल वही है. शेल का इस्तेमाल और विल का इस्तेमाल भी देख लें. पिछली बार भी मैंने बताया था आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम जो है शेल का इस्तेमाल करते हैं और विल का इस्तेमाल सबके साथ करते हैं. अब तो कॉमन हो चुका है, विल का इस्तेमाल अब ज़्यादातर पर होता है और इसको माना भी जाता है, करेक्ट भी माना जा रहा है. ठीक है, तो आप उसको, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि शेल का इस्तेमाल किधर करते हैं और विल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स अभी भी अवेलेबल हैं जो विल और शेल के साथ जॉइंट हैं और पहले जो किताबें लिखी गई सब विल और शेल के साथ है, तो समझना आसान हो जाएगा. ओके, नाउ लुक एट हियर. रूल बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस का. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग विल और शेल का इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के मुताबिक. देन वी राइट हैव और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ओके, नेगेटिव में वी राइट सब्जेक्ट फर्स्ट, देन वी राइट विल और शेल प्लस नॉट, देन वी यूज़ हैव, देन प्लस now we add object. Okay, so in the contraction form will not will become want. Will not का छोटा फॉर्म जो होता है वो want कहलाता है. Want, I want go there, I want eat. Okay, she want it, so like that want. Okay, shall not will become shan't. I shan't go there, she shan't come. Okay, like that shan't, we shan't come. Okay, like that these are the sentences. Shall not become shan't and will not become won't. Interrogative sentence में will of shall पहले लगाएंगे, then we write subject, then we write have, and then we write object followed by a question mark. I hope you understood it. Okay, आगे हम चलते हैं, सेंटेंस के माध्यम से कुछ समझते हैं. उनके पास ढेरों रुपए होंगे. दे विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. उनके पास होंगे. दे विल हैव, उनके पास होंगे. दे विल हैव क्या होंगे? ढेरों रुपए. अ लॉट ऑफ मनी. देखिए अभी अ लॉट ऑफ और मच और मैनी का हमने सभी समझा था. मच और मैनी का यूज़ हमने भी सीखा है इस लेसन में, तो उसको मैंने इसमें डाला है. ठीक है, उनके पास ढेरों रुपए होंगे. दे विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. उनके पास ढेरों रुपए नहीं होंगे. दे विल नॉट हैव मच मनी. और क्या उनके पास ढेरों रुपए होंगे? विल दे हैव मच मनी. माली के पास गुलाब का बाग होगा. द गार्डनर विल हैव अ रोज़ गार्डन. माली के पास गुलाब का बाग नहीं होगा.
द गार्डनर विल नॉट हैव अ रोज़ गार्डन, क्या माली के पास गुलाब का बाग होगा? विल द गार्डनर हैव अ रोज़ गार्डन? सो यस, इस तरह जो है हम सेंटेंस बनाएंगे. ओके, नाउ द क्वेश्चंस आर हियर. You just take a screenshot of it and try to complete the task and write, please submit it in the comment section so that I can correct it, I can check it and inform you also accordingly. Okay, now next we are moving to the next part, that's called vocabulary or what is talk. Okay, vocabulary part is very important. It's the backbone of any language. I said you, if you are good in vocabulary, if your word power is good, so you are good. Okay, so now look at here. ये रहा 10 मीनिंग आपके लिए जो डेली यूजेबल है. डू इट फास्ट मीन्स जल्दी करो. कम टू एन एंड, ख़त्म होना. और द वार हैज़ कम टू एन एंड. ओके, जंग ख़त्म हो चुका. ऑन द कॉन्ट्ररी, असल में या दरअसल. ओके, टर्न अ डीफ ईयर टू, ध्यान नहीं देना. माई सिस्टर टर्न्स अ डीफ ईयर टू मी. ओके, टू माई वर्ड्स, टू माई रिक्वेस्ट. ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट पे उतना ध्यान नहीं दिया. बी एट अ क्रॉस रोड. सो जब आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, तो उसको हम बोलते हैं उस सिचुएशन को दो राहे पर होना. बी एट अ क्रॉस, आई एम स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड. ओके, हाँ, हरी अप, जल्दी करो. इनफैक्ट, हकीकत में. टू फार, बहुत दूर. वेरी नियर, बहुत पास. टेक राइट, दाएँ मुड़ो. ओके, सो इस तरह जो हम सेंटेंस को हम इस्तेमाल करें और सेंटेंस को हम खुद भी बनाएं, सेंटेंस भी इससे, और उसको बोला करें. ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लेसन. अब इसमें हम देखते हैं आज कुछ नया सीखेंगे. आज बने रहिए. सिलेबल एंड वर्ड स्ट्रेस के बारे में सीखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सिलेबल और वर्ड स्ट्रेस. देखिए, पहले हम तो सिलेबल के बारे में सीखेंगे. सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट हैज़ ओनली वन वॉवेल साउंड. द वॉवेल साउंड आर रिलेटेड टू ए, ई, आई, ओ, यू. सिलेबल एक यूनिट प्रोनाउंसिएशन का एक पार्ट होता है जो हम बोलते हैं ना, उसका हम बताएंगे, अभी समझाएंगे. प्रोनाउंसिएशन का वो पार्ट होता है, उसमें एक वॉवेल साउंड होता है. ठीक है, उसको बोलते हैं, या उसको बोल सकते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ अ वर्ड. एक वर्ड का जो छोटा सा पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिलेबल. ठीक है, अब यहाँ पर समझने के लिए, द वॉवेल साउंड आर रिलेटेड टू ए, ई, आई, ओ, यू. उसमें एक वॉवेल लेटर भी होगा और वॉवेल साउंड होगा, या तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर. रोजेज, रोजेज है तो उसमें दो साउंड निकला, रोजेज. इसमें दो वॉवेल हैं और दो पार्ट हो गए, रोजेज. उसी तरह है डॉक्टर. सो डॉक्टर, दो पार्ट हुए, डॉक्टर, डॉक्टर. सो ये हो गया दो सिलेबल. ठीक है, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट. सो दो पार्ट हुए. आई होप समझ में आ गया सिलेबल. इसी तरह बहुत सारे वर्ड 3 सिलेबल वाले होते हैं, कुछ वर्ड्स जो है 4 सिलेबल वाले होते हैं. हम सिलेबल समझ में आ गया जब हम 2, 3, 4 को जब पढ़ेंगे. फ़िलहाल अभी हम 2 सिलेबल वाले वर्ड्स को हम सीख रहे हैं कि हम कैसे बोलेंगे. देखिए, ये सब चीज़ें इसलिए सीखना है क्योंकि हमें सही इंग्लिश जब सीखना है तो उसको प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना है. और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये दूसरे लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट है. हम हिंदी बोल लेते हैं, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता, कहीं खिंचाव नहीं होता कहीं. तो इंग्लिश में ऐसा थोड़ा सा, उसमें मेलोडी है, उसमें अप्स एंड डाउन्स है. समझ में आ रही बात. कुछ वर्ड्स को उसमें जो है एक्सप्रेस करने के लिए बहुत उठाना पड़ता है, तो वो चीज़ समझ में आती है, बहुत क्लियर होता है. हम अगर इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी अंडरस्टूड नहीं होंगी. बिल्कुल बच्चे, वो हमारे जो है द नेटिव पीपल कांट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स अगर उसको हमने सही से नहीं बताया तो. ठीक है, चलिए हम देखते हैं. ऑल सिलेबल्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. हर सिलेबल इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होता. इसमें कोई सिलेबल जो होता है जो बहुत तेज़ बोलना पड़ता है, उसको लंबा करके बोलना पड़ता है और उसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा के बोलनी पड़ती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल रोजेज. समझ में आ रही बात. रोजेज, रोजेज नहीं, रोजेज. डॉक्टर, डॉक्टर. क्रेडिट, क्रेडिट. आप इसमें देख लें कि स्ट्रेच कहाँ हो रहा है, किस में खिंचाव ज़्यादा है, किस में फोर्स ज़्यादा पड़ रहा है. देखिए, एम्फेसाइज़ करना, स्ट्रेस के माने होता है एम्फेसाइज़ करना, जोर देकर कहना. ठीक है, सो अब इसमें हम देखेंगे कि एक वर्ड वाला, जैसे इसमें बताया कि एक वर्ड वाला जो एक सिलेबल वाला वर्ड जो है, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं आपके पास, आप उसको नहीं खींच सकते. सिंपल है, जैसे वर्ड है, रेस्ट है, बैग है, तो सिंपल वर्ड्स होते हैं. एक सिलेबल वाले वर्ड के लिए कोई स्ट्रेसिंग रूल नहीं है. लेकिन हाँ, 2 सिलेबल वाले, 3 सिलेबल वाले, 4 सिलेबल वाले, उससे ज़्यादा के सिलेबल वाले होंगे तो उनके लिए कोई ख़ास रूल है. तो हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में. फ़िलहाल अभी हम 2 सिलेबल वाले वर्ड को हम टच करेंगे. इधर आप देखें थोड़ा सा. ठीक है, जैसे इसमें वाटर है, वाटर. सो वाटर, वाटर, वाटर. अब टर जो है ना, ये जल्दी बोलना पड़ेगा, वा को खींचना पड़ेगा. वाटर, आई नीड वाटर. ओके,
आई नीड वाटर। ज़्यादा खींचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ रही है। वाटर बोल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, बल्कि पहले वाले से दूसरे वाले को दूसरे वाले से पहले वाले को ज़्यादा खींचना। वाटर वाटर। ओके, नेक्स्ट वन पर्पल। पर्पल, समझ में आ रही बात। पर्पल। रैबिट। रैबिट। ब्लॉसम। blossom, you repeat after me, okay? Blossom. Permits. 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 Addict. 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 आप देख लें कहाँ स्ट्रेस पड़ रहा है, ए पर पड़ रहा है। Conduct. Conduct, किसको आप जोर दे के कह रहे हैं, खन को जल्दी जोर से पढ़ रहे हैं और डक को जल्दी पढ़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं पहले पे एक पे स्ट्रेस देना है, दूसरे को जल्दी पढ़ना है। Conduct. Conduct. Okay, next part laptop. Laptop. Okay, next part number. Number. Next part contest. Contest. Next insult. Insult. Object. Object. Okay, present. Present. Next progress. Progress. Research. Research. Subject. Subject. Increase. Increase. Okay, I hope आपको समझ में आया। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। Water. Water. Okay, और सब वाटर भी पढ़ सकते हैं। Water. Water, क्योंकि नेटिव पीपल इसको ड बोलते हैं, हल्का सॉफ्ट ड। Water. Purple. Rabbit. Blossom. Permits. Addict. Conduct. Laptop. Number. Contest. Insult. Object. Present. Progress. Research. Subject. Increase. So I hope you understood my lesson. Thanks for watching. अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।